सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल हमने जैन दर्शन की 5 समितियों में से भाषा समिति के बारे में देखा था। आज ऐषणा समिति के बारे में देखते हैं। ऐषणा समिति क्या है? ऐषणा समिति का अर्थ है भोजन की शुद्धि, कि हम भोजन शुद्ध करें। मुंह में हमारे जो भी कुछ जाता है वह शुद्ध जाना चाहिए, उसे ऐषणा समिति कहते हैं। मुनि महाराज लोग 24 घंटे में एक बार शुद्ध आहार और शुद्ध जल लेते हैं। उनकी इस प्रकार से ऐषणा समिति होती है। उनमें 46 जो आहार के दोष कहे गए हैं, उन 46 आहार के दोषों को टाल करके वह शुद्ध एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी ऐषणा समिति पलती है। श्रावक मुनि तो नहीं है, परंतु श्रावक अपनी ऐषणा समिति कैसे पालन करे? तो जो मुनि महाराज के लिए पूर्ण रूप से लागू है, वही श्रावक के लिए अंश रूप से लागू होती है। श्रावक के लिए कहा है कि वह शुद्ध भोजन करे, इन्हें मर्यादित भोजन करना चाहिए। पानी शुद्ध छान के पीना चाहिए, उसकी ऐषणा समिति है। ऐषणा समिति में समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब किस टाइम भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन का निषेध कहा है। जैन दर्शन कहता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में किया हुआ भोजन मांस भक्षण के समान कहा गया है। अब हमारी समय जो है भोजन करने का दिन का हो गया, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही हमें भोजन करना है, और भोजन उतना करना है जो सुपाच्य हो। जो भोजन हमारे लिए सुपाच्य नहीं है, या जो भोजन हमारे शरीर के लिए सूट नहीं करता है, जो भोजन हमें अस्वस्थ करने का कारण है, ऐसा भोजन ऐषणा समिति के अंतर्गत नहीं आ सकता है, और डॉक्टर लोग भी इसके लिए मना करते हैं। तो कैसा भोजन? हल्का और प्रोटीन सहित भोजन हमें करना चाहिए, जो हमारी जठराग्नि आसानी से पचा सके। कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसके उस भोजन को, किए हुए भोजन को पचाने के लिए उसकी जठराग्नि को करीब 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। इस बीच में यदि वह दूसरे भोजन को भी करता जाता है, इन्हें भोजन करने के बाद 10 मिनट के बाद कुछ और खा लिया, फिर 10 मिनट के बाद कुछ और खा लिया, फिर 10 मिनट के बाद कुछ और खा लिया, तो उसका 2 घंटा बढ़ता जाता है। यानी हमने 10:10 में यदि भोजन किया है, तो हमें 2 घंटे यानी 12:10 तक के लिए जठराग्नि को टाइम देना चाहिए कि वह उस भोजन को पचाए। परंतु जैसे ही हमने 10:10 में भोजन किया और 10:20 फिर खा लिया, तब हमारा टाइम हो गया 12:20। हमने फिर आधे घंटे बाद फिर कुछ भोजन कर लिया, तो हमारा टाइम हो गया अब 1:45। फिर हमने कुछ टाइम के बाद फिर भोजन कर लिया, फिर कुछ खा पी लिया, तो हमारा टाइम ऐसे बढ़ता जाता है, और जठराग्नि को पूर्व का जो 10:10 में भोजन किया था उसको पचाने का टाइम नहीं मिलता है, और वह भोजन जो अवशिष्ट पड़ा हुआ है वह भोजन बीमारी का कारण हो जाता है। तो आयुर्वेद में वैद्य लोग कहते हैं जो भोजन हमने पहले किया है, सबसे पहले उसको पूर्ण रूप से पचाया जाए, उसके बाद नवीन भोजन को डालना चाहिए, उसके बाद नवीन भोजन को करना चाहिए, तब वह भोजन हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। आपने बहुत सी कोचिंग क्लासेस भी अपनाई होंगी, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बताया जाता है कि हम अपनी व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। परंतु वहां पर भोजन करना तो सिखाया जाता है कि आप चम्मच से भोजन करिएगा, आप हाथ लगाकर इस प्रकार से भोजन करिएगा। तरह तरह से लोगों को बताया जाता है कि कैसे कैसे भोजन करना चाहिए, परंतु क्या भोजन करना चाहिए यह किसी को नहीं सिखाया जाता है। किस प्रकार से भोजन करना चाहिए यह तो सिखा दिया जाता है, कैसा भोजन करना चाहिए ये नहीं सिखाया जाता है। इस कारण से अच्छी तरीके से भोजन करने वाला व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसको भोजन की मर्यादा तो नहीं बताई गई।
वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर का रखा हुआ भोजन करता है, जिस भोजन से पूरे प्रोटीन खत्म हो चुके हैं और सूक्ष्म रूप से कीटाणु जिसमें व्याप्त हो गए हैं, ऐसे भोजन को करेगा तो हमारे शरीर में केवल रोग ही उत्पन्न होंगे। तो एक हमें मर्यादा से सहित भोजन करना चाहिए। जैसे अध्ययन दर्शन में कहते हैं, आटे की मर्यादा 3 दिन 5 दिन 7 दिन कही गई है। यानी बरसात के दिन में 3 दिन में आटा खत्म कर लेना चाहिए, 5 दिन सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में 7 दिन तक आटा हमारे मर्यादा के अंदर रहता है। इसी प्रकार से मसालों की मर्यादा है। इसी प्रकार से दूध की मर्यादा 24 घंटे के पहले पहले खत्म करना है हमें। इसी प्रकार से घी की मर्यादा जब तक है उसमें स्वाद रहता है, यानी घी का स्वाद आता तब तक उसकी मर्यादा है। तेल की मर्यादा, तो हम जब मर्यादित वस्तुएं करेंगे, मर्यादित वस्तुओं का भक्षण करेंगे, तो वह मर्यादित वस्तुएं हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगी। और जो अमर्यादित का अर्थ है कीटाणु सहित, यानी यहाँ मर्यादा किसकी बनाई गई है? भोजन में मर्यादा बनाई गई है कीटाणुओं की, कि जिस भोजन में कीटाणु उत्पन्न नहीं होते वो मर्यादित भोजन है। तो उसकी एक टाइम सीमा निर्धारित की गई है कि इतने टाइम तक इसका भोग कर सकते हैं, और जब वह सीमा खत्म हो जाती है तब हम उसे कहते हैं अमर्यादित भोजन। तो ऐसे भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे भोजन को करते हैं तो हम एषणा समिति का पालन नहीं कर सकते। अब हम लोकाचार के माध्यम से देखें कि हमें भोजन सभ्यता से किस प्रकार से करना चाहिए। भोजन करने का एक सिस्टम है। आप खड़े होकर के भोजन करेंगे तो जठराग्नि को रेस्ट नहीं मिलेगा, पैरों में दर्द होगा और शरीर में भोजन सही ढंग से पाचन नहीं होगा। हर जीव की अलग अलग प्रकृति होती है। जानवरों की प्रकृति अलग होती है, वो खड़े होकर भोजन करते हैं, उनके लिए सुपाच्य है। मनुष्य की प्रकृति अलग होती है, वह बैठ के भोजन करें, उनके लिए वो सुपाच्य है। तो हम जानवर बनना चाहते हैं या मनुष्य बनना चाहते हैं? यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह भोजन करें तो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होगा। यदि हम मनुष्य हैं और जानवर की तरह भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले भोजन को बैठ के करें, पद्मासन अवस्था में करें। भोजन का वही आसन है। अपने से ऊपर थाली उठा करके रखें, ये जहां हम बैठते हैं उससे थोड़ा ऊपर थाली का सम्मान देकर रखना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में पानी ना पिए। भोजन के लास्ट में केवल मुख शुद्धि के लिए थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। उसके 1 घंटे बाद यदि आप भोजन करने के 1 घंटे बाद यदि आप पानी पीते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। अब आती है व्यवहारिकता की बात कि जब हम भोजन करते हैं तो किस प्रकार से भोजन करें। व्यक्तित्व का विकास भोजन पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग भोजन करते हैं तो मुंह में कौर या मुंह में ग्रास बाद में जाता, उनकी जीभ पहले निकल जाती है। तो ये असभ्यता या लालचपन की निशानी है। तो हमारी जीभ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। भोजन जो कौर है वह अपने अंगुलियों से मुख तक पहुंचाना है, ना कि मुंह के अंदर उंगली डालनी है। भोजन करते समय चिप चिप की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे करते इस प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने होठों को बंद करके और अंदर ही अंदर दांतों से और जिह्वा से भोजन को चबाना चाहिए और रस रूप बन जाने के बाद उसको अंदर लेना चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ भोजन हमेशा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग कहते हैं 1 ग्रास को 32 बार चबाओ। अब 32 बार ना चबा पाए तो कम से कम उस ग्रास को रस रूप तो बना ले। यदि रस रूप ग्रास को नहीं बना पाए और ग्रास सीधा का सीधा अंदर चला गया तो जठराग्नि को रस रूप बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो हमारा भोजन और देर से पचेगा, उसका रस 7 तत्वों में परिवर्तन देर से होगा, तो हमें शरीर में प्रोटीन देर से प्राप्त होगा।
तो जो भोजन हम करते हैं मुख में ही रस रूप बना करके फिर गले से अंदर उतारना चाहिए। जब हम थाली में बैठते हैं तो थाली में बैठते समय इस प्रकार से थाली को सजाना चाहिए कि थाली को देखने के बाद किसी को ग्लानि उत्पन्न ना हो। कई लोग थाली को मचा करके थाली को फैला करके भोजन करते हैं, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हुआ हो तो उसको देख करके घृणा उत्पन्न होने लगती है। तो दूसरे को देख करके भी घृणा उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से हमको भोजन करना चाहिए। अब भोजन करते समय हमें किसके और किन बातों का ध्यान करना चाहिए? तो जैसे द्विदल रूप में कहा गया है कि द्विदल का भोजन ना करें, इन्हें दूध दही की जो चीज है वो तिलहन इन्हें दालों के साथ ना खाएं, दालों के साथ नहीं खाएं। जो भोजन हमारी थाली में आकर के शुद्ध है, परंतु जैसे ही वह जिह्वा में जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसा अशुद्ध भोजन ऐष्णा समिति के योग्य नहीं होता। अब कुछ लोगों के मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि दही के साथ पकौड़े, दही के साथ दही बड़ा इत्यादि क्यों ना खाएं। देखिए बंधुओं, दही और दाल आपस में मिलने के बाद उसमें किसी प्रकार के जीवाणु उत्पन्न नहीं होते, परंतु जैसे ही मुख के लार के सहयोग प्राप्त होता है तो उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। वो वित्रस जीव होते हैं जिनको खाने से हमें हिंसा का पाप लगता है और हमारे शरीर में इफेक्ट भी होता है। जैसे शीत प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको दही के साथ चीनी नहीं खानी चाहिए। ये एक सिद्धांत है। तरबूज इत्यादि हम खाते हैं, उसके साथ हमें दूध इत्यादि नहीं पीना चाहिए। तो एक भोजन का सिस्टम है कि किसके बाद क्या भोजन ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि संसार में बहुत प्रकार के भोजन हैं तो आप जब चाहें तब उन चीजों को खा लें, क्योंकि हर प्रकार के खाद्य वस्तुओं की प्रोटीन भी अलग होती है और हर प्रकार के खाद्य वस्तुओं का नेचर अलग होता है। कई खाद्य वस्तुओं का नेचर एक दूसरे से मेल नहीं खाता है और हम ऐसे भोजन को, ऐसे खाद्य वस्तुओं को जिनका मेल आपस में नहीं है, उन वस्तुओं को यदि हम खाते हैं तो हम अपने शरीर में नुकसान उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से जैन दर्शन में कहते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति हो, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको घी नहीं खाना चाहिए। क्यों? घी हमेशा बुखार को बढ़ाने वाला होता है। तो उस समय जब वो बीमार है, उस समय वह घी खाता है तो घी उसके लिए अभक्ष्य कहा गया है। जैसे किसी को सर्दी हो गई है तो सर्दी वर्धक वस्तुएं खाना उसके लिए अभक्ष्य है। वैसे तो सामान्य दिनों में उस वस्तु को खाना अभक्ष्य नहीं कहा गया है, परंतु विशेष रूप से जब वह बीमार है, जिस प्रकार की वस्तु को खाने से उसको बीमारी उत्पन्न होती है, उस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना उसके लिए अभक्ष्य कहा गया है। तो बंधुओं, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन बैठ के करें, थाली में परोसा हुआ भोजन फैला के ना करें, उसको सिस्टम से ही भोजन करना चाहिए। हम अपनी थाली को इतना अच्छा रखें कि दूसरे को देख करके घृणा उत्पन्न ना हो। हम अपने भोजन करने की क्रिया, कई लोग भोजन करते हैं और नीचे गिरता भी जाता है, कई लोग भोजन करते हैं और नीचे गिरता भी जाता है, फैलता जाता है। तो उनके लिए एक सिस्टम बताया है कि जब वो भोजन करें तो अपना दूसरा हाथ कौर के साथ साथ ऐसे लेना चाहिए जिससे कि वो भोजन उसके हाथ में गिरे। और हमें अपना पानी एक गिलास अलग से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम पानी खाने के बाद तो पीना नहीं, केवल मुख शुद्धि के लिए पानी चाहिए। तो एक गिलास अलग से निकाल लेना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरा पानी जो है वह अशुद्ध ना हो। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, जिन व्यक्तियों के भोजन नीचे गिरता है, जब वो दूसरा हाथ भी लगाएंगे तो उनका हाथ भी अशुद्ध हो जाएगा। अब ऐसे अशुद्ध हाथ से यदि हम चरू का पानी या जग का पानी छूते हैं तो वह भी जूठा हो गया, अब वो दूसरे के योग्य नहीं है। तो हमें विशेष ध्यान इस प्रकार से
भोजन करते समय करना चाहिए। चप चप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। भोजन अंदर ही अंदर अच्छी तरह से हमें चबा के करना चाहिए। भोजन करते समय अपनी उंगलियों को मुख के अंदर प्रवेश नहीं कराना चाहिए, बाहर से ही ओंठ के माध्यम से मुख के अंदर प्रवेश कराना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम भोजन की शुद्धि के साथ साथ भोजन करने की क्रिया पर भी ध्यान दें तो हम उत्तम या योग्य व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बाजारों में बहुत सारे पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने घर में रह करके अपने जो सबसे अच्छा जिसे हम घर में मानते हैं उनकी क्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए। उनकी अच्छी क्रियाओं का अनुपालन करते हुए हम अपने व्यक्तित्व के विकास में और समय समय पर ऐसे वीडियो को देख करके हमें सीखना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं।